मैं वर्षा एकनाथ गायकवाड़। मैं जो हूँ वो धारावी की 4 बार की जो हूँ वो विधायक हूँ और राजनीति में आने से पहले प्रोफ़ेसर थी। मैं MULU कॉलेज और सिद्धार्थ कॉलेज में पढ़ा चुकी हूँ, सीनियर कॉलेज में। मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट था। मैंने BEd भी किया है, तो मुझे पढ़ाने का बहुत शौक़ था। मेरे फादर भी पॉलिटिक्स में होने की वजह से साथ-साथ मैं और मेरे भाई दोनों ने भी कहा था कि हम दोनों को पॉलिटिक्स में आना है, पर पार्टी ने और पिताजी ने निर्णय ला के मुझे पॉलिटिक्स में लाया। और मैं एकमात्र ऐसी लड़की हूँ जिसके 2 बड़े भाई हैं, लेकिन राजनीति में तीसरा नंबर होके भी मैं राजनीति में आई हूँ। और बिल्कुल छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा पे चलने का काम करती हूँ। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे धारावी की जनता ने 4 बार चुन के दिया। मैं 2004 से अभी तक MLA बन के चुन के आ रही हूँ और बहुत यंग एज में मैं खड़ी थी इलेक्शन के लिए। उस समय मेरी उम्र 26 से 27 होगी। 27 उम्र में मैं पहली बार चुन के आई। और सबसे बड़ी बात अच्छी ये थी कि लोगों ने मुझे पहली बार चुन के दिया, तो शायद वो मेरे पिताजी के प्रति भरोसा होगा जिसके वजह से मुझे चुन के दिया। लेकिन जब मैं दूसरी तीसरी बार चुन के आई तो बहुत सारे हमारे पक्ष के भी बहुत सारे लोग मेरे अगेंस्ट खड़े थे, लेकिन फिर भी जनता ने मुझे चुन के दिया। 2014 में भी मुंबई में अगर 5 सीटें आई, उसमें से मेरी एक सीट थी जो ज़्यादा वोट से चुन के आई थी। 2014 में भी पब्लिक ने मुझे चुन के दिया और अभी भी आपको पता है कि मुझे 2019 में भी लोगों ने चुन के दिया। तो लोगों का प्यार और धारावी का हमारा रिश्ता, पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि घर का रिश्ता है। धारावी हमारा घर है और धारावी के लोग हमारे परिवार के लोग हैं। तो सबके लिए मैं वर्षा ताई हूँ और सबके लिए मैं बहन हूँ। छोटे से लेके बड़े तक मैं सब मुझसे प्यार करते हैं और मैं भी सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो ये चाहे वो पुनर्वसन हो या चाहे धारावी हो, हमारे लिए वो हमारा घर है। मुझे कहना पड़ेगा, जब राजीव गांधी जी AICC के जनरल सेक्रेटरी थे, वो धारावी में आए थे और जब वो देश के प्राइम मिनिस्टर बने, आज आपने कहा कि युवा प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने मुंबई के लिए 100 करोड़ रुपया दिया। उसमें से 37 करोड़ रुपया उन्होंने धारावी के लिए दिया। अब जितनी भी बिल्डिंगें आप देखते हैं धारावी में PMGP के अंतर्गत बनी है, वो सब राजीव गांधी जी की देन है। उस समय धारावी में इतना पानी भरता था, लोगों को चलने में बारिश में बहुत तकलीफ होती थी। तो जितने भी ड्रेन वहाँ तब बने वो राजीव गांधी जी की देन है और राजीव गांधी जी की वजह से हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट की पहले शुरुआत हुई। इसीलिए इस प्रोजेक्ट का नाम भारत रत्न राजीव गांधी रखना चाहिए। ये हमने प्रस्ताव, हमारी जो सरकार थी तब रखा था और यह प्रोजेक्ट का नाम भारत रत्न राजीव गांधी रखा गया। अब आपने जो सवाल पूछा कि ये टेंडर के बारे में, एक टेंडर निकला जब देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे 2018 में। और टेंडर निकलने का कारण ये था कि हमारी ये मांग थी कि धारावी की जो पहचान है पूरा ग्लोबल लेवल पे है। धारावी में हर जात धर्म के लोग रहते हैं। धारावी एक मिनी इंडिया है। साथ ही साथ में धारावी का हर घर में कोई ना कोई बिजनेस चलता है, जिसका जिक्र आपने थोड़ा बहुत किया लेदर का, लेकिन लेदर के साथ गारमेंट इंडस्ट्री, पॉटरी इंडस्ट्री, चिप्स बनाने का चलता है, जरदोजी चलता है, रिसाइकलिंग चलता है और आप देखेंगे तो छोटे छोटे उससे रिलेटेड असंख्य घर में काम चलते हैं। तो हमारा ये उद्देश्य था कि धारावी का रिकॉग्निशन आप देखेंगे तो ग्लोबल के बहुत सारे देशों के लोग यहाँ पे आके रहते हैं, तो इसका टेंडर जो है वो ग्लोबल होना चाहिए। ये मांग हमारी थी पार्टी की तरफ से, और जिसका पहले भी टेंडर हुआ था 2009 में और उसके बाद ये टेंडर हुआ। जब यह टेंडर हुआ तो इसमें जैसा आपने जिक्र किया कि UAE की कंपनी आई जिसने 7,200 करोड़ का ये टेंडर भरा। उसके बाद आपने सही डिसीजन कहा, सही डिस्कशन किया कि इसमें AG का एक ओपिनियन आया अटॉर्नी जनरल का कि जो रेलवे की लैंड है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। तो जब तक रेलवे की लैंड इसमें इंक्लूड नहीं होगी तब तक ये टेंडर सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि अभी हमको टेंडर में ये लैंड मिल है। बाद में 47 एकर्स की हमने रेलवे की लैंड ले ली, इसीलिए बाद में 47 एकर्स के लिए दूसरा टेंडर जो किया गया। अब इसमें यह सवाल है कि मैंने ये बात हमारे असेंबली में भी उठाई थी कि जब ये पहला टेंडर हुआ था 2018 में, जब देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, तब वहाँ पे 19 बिडर आए थे और 19 बिडर में से सबसे हाईएस्ट बिड करके UAE ने ये लिया था। इस बार जब आपके पास वो कंडीशन रहते हुए, क्योंकि आपने हायर कंडीशन रखी थी कि डेवलपमेंट है, बड़ा है तो क्राइटेरिया भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि छोटा मोटा आदमी आएगा तो उसको फुलफिल नहीं कर पाएगा, बीच में छोड़ जाएगा तो क्या करेंगे। तो हमने उनको कहा कि जब कंडीशन आपकी इतने स्ट्रिक्ट कड़क थे, कशेद थे, तो आपने 19 बिडर आए थे आपके पास, आपने इसके बाद भी क्यों आपके कंडीशन बदल दिए।
तो जब नया टेंडर निकला, बेसिकली उनको पहले टेंडर में अगर आप देखेंगे तो यूएई की पहले कंपनी पहले नंबर पे थी, दूसरे नंबर पे अडानी आए थे। और हमारे यहाँ पे दुर्दैव से बीजेपी की केंद्र में और राज्य में सरकार थी, तो उनको देना नहीं था यूएई को। तो उन्होंने ये सोचा कि हम लोग, जैसे ये टेंडर के एजी का ओपिनियन आया कि भैया ये है, तो वो टेंडर कैंसिल हो गया। फिर जब इनका आया, क्या कहते हैं, नेक्स्ट टेंडर, तो कंडीशंस को चेंज किया गया। तो मैंने गवर्नमेंट को वही सवाल पूछा कि ठीक है, एजी का ओपिनियन को हम रिस्पेक्ट करते हैं, बिल्कुल वो लैंड के लिए आपको वापस टेंडर करना पड़ा, उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं, उसमें कोई डिसीजन में हमारा कुछ कहना नहीं है। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि पहले जो कंडीशन थी, जैसे आपका स्क्वायर फुट इतना डेवलपमेंट करना चाहिए, या आप में इतने लोग आने चाहिए, या आपका फाइनेंशियल ये कंडीशन होना चाहिए, ये सब आपने डाइल्यूट कर दी। जब आपने पहले कंडीशन में आपके पास 19 बिडर आए थे, तो आप वो कंडीशन में दूसरे बिडर आ सकते थे, लेकिन आपने कंडीशन डाइल्यूट करके ये टेंडर किसको देना है, ये पहले से आपने प्रेजुडिस माइंड से काम किया। आपने कंडीशन कम करने की वजह से इसमें पहले 6 समूह का ग्रुप था, 8 समूह का ग्रुप था, आपने 2 ला दिया, तो इसमें एक ही 2 आदमी बैठ सकते हैं जिनको आपने लाने के लिए टेंडर किया, और उसमें अडानी का नंबर 1 पे आया। अब पहला टेंडर 7,200 का था, दूसरा टेंडर 5,000 का आया। अब उस भी टेंडर में पहला नंबर का आदमी 5,000 का, दूसरे नंबर का आदमी 2200 करोड़ का, तीसरा नंबर का आदमी टेक्निकल बीड में खड़ा ही नहीं रह सका क्योंकि टेक्निकल फॉल्ट में। तो जब आपके पास 2 टेंडर में से फॉल्ट पे आए थे, तो आपने वापस टेंडर क्यों नहीं किया? लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। गवर्नमेंट ने क्या निर्णय लिया कि ये टेंडर अडानी को मिलना चाहिए, और अडानी को दिया। अब आपने जो सवाल पूछा कि, तो हमारा तो पहला कहना ये था कि ये टेंडर जो हुआ है पूरी तरह से पहले से प्रिजुडिस माइंड करके किसी एक आदमी के लिए टेंडर फ्लोट किया गया, तो इसको कैंसिल करना चाहिए। ये हमने मांग रखी, क्योंकि हमारे धारावी की जनता कोई किसी के लिए बनी नहीं है। हमारा विकास ये हमारे लोगों के लिए है, हमको किसी को बड़ा आदमी बनाने के लिए नहीं है। तो ये हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट के सामने बात रखी, और गवर्नमेंट को हमने कहा कि हमको लगता है कि ये प्रोसेस जो हुई है ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर नहीं हुआ है, इसमें पूरी तरह से माल प्रैक्टिस करके किसी एक आदमी को टेंडर मिला है। फिर भी मैंने गवर्नमेंट को सवाल पूछा कि आप इसमें क्यों कर रहे हैं। उनको बनाने के पीछे उद्देश्य बहुत बड़ा ये है, जो मेरा आप अगर देखोगे तो मेरा असेंबली में बहुत पौने घंटे का इसके ऊपर भाषण है, जिसका जवाब मुझे कुछ भी राज्य सरकार की तरफ से नहीं आया। कि मैंने उनको कहा कि इनको मुंबई का किंग बनाना चाहते हैं अब धारावी के नाम पे, जबकि धारावी एक स्पेशल प्रोजेक्ट है। इसमें ऑलरेडी एडिशनल FSI 4 काम दे रहे हैं। इन सिटो प्रोजेक्ट है, मतलब सब डेवलपमेंट इन सिटो अंदर होने वाली है। यहाँ पे स्पेशल प्रोजेक्ट होने की वजह से ना TDR जनरेट होता है, और इन सिटो होने की वजह से ना TDR बाहर से आप लोड कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा घोटाले का मैंने तब उल्लेख किया था, जिसका नाम है TDR घोटाला। जो आपने एक नई फाइल उन्होंने गवर्नमेंट ने मूव की थी, उसमें यह था कि जो भी TDR जनरेट होगा धारावी में, जबकि होता नहीं है, लेकिन जो भी TDR जनरेट होगा, जो स्लम का TDR जनरल में कन्वर्ट करेंगे। कि आपकी जो अभी आपने कुछ दिया है, अगर वहाँ पे आप जगह नहीं है तो आपके राइट्स कहीं और जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनका यह उद्देश्य है कि जो भी मुंबई में है वो ऐसे जितने भी TDR होंगे उसके 50% TDR जो है वो ये खरीदी करेंगे, जिसमें ये 50% कीमत से लेंगे। और जो हमारे धारावी से जो TDR होंगे वो करके जो स्लम है उसको इन्होंने जनरल में कन्वर्ट किया, और सब जितने भी मुंबई के डेवलपर हैं उनको 40% TDR जो है वो इनसे खरीदने पड़ेंगे, और मुंह बोले दाम पे खरीदने पड़ेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि इतना बड़ा इनको फेवरिज्म क्यों हो रहा है, ऐसा इस आदमी में क्या है कि इतना फेवरिज्म हो रहा है। और जहाँ से देखिए उनके लिए है ना, सबसे पहली बात तो समझनी पड़ेगी, ये धारावी नहीं है, उनके लिए एक्सटेंशन ऑफ BKC है। क्योंकि हमारी ज़मीन BKC से 500 मीटर के दूरी पे है। BKC इतना बड़ा डेवलप्ड हुआ है, तो उनके लिए फाइनेंशियल कैपिटल करके हमको आगे लेने के लिए उनको धारावी चाहिए। मैं तो उनकी बात से कोई विश्वास करती ही नहीं, क्योंकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद तो बिल्कुल मैं उनकी बात पे विश्वास नहीं करती। क्योंकि जब तक हमने उनसे कहा था कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद या फाइनेंशियल एनालिसिस के बाद जिस आदमी के भरोसा ही नहीं है, कि जिसके अकाउंट में के पैसे के भरोसा नहीं है, उस अकाउंट में हम लोग हमारे लोग की ज़िंदगी दे रहे हैं, जो देश के साथ प्रजरी कर रहे हैं, और वो सबको बोल रहे हैं कि हम आपको करोड़पति बनाएंगे। तो उन्होंने बोलना चाहिए आके धारावी में, धारावी की जनता से कितना कम्युनिकेशन है उनका, सबसे पहला सवाल है। और जो बात वो कर रहे हैं, आखिर में पॉलिसी वो तो तय नहीं करने वाले, पॉलिसी तो गवर्नमेंट तय करेगी, वो तो कॉन्ट्रैक्ट बन के काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे 56,000 लोग को पात्र करने की बात चल रही है, जबकि हमारे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कितने सारे स्लम हैं। और जब हमें हाई कोर्ट से पूरा प्रोटेक्शन मिला है 2011 तक, लेकिन उसी पे ऊपर हमने उनको 10 बार लेटर गवर्नमेंट को भेजे कि नया सेंसेक्स होने की आवश्यकता है,
हमारे यहाँ के बिजनेस एसोसिएशन का क्या होगा, लोगों को घर कहाँ मिलेगा। तो लोगों को कहा गया कि भाई इतने जो लोग अपात्र होंगे उनको हम बाहर भेजेंगे, 10 किलोमीटर के बाहर उनको हम लोग जो है वो रेंटल हाउसिंग के माध्यम से वो घर लेके रह जाएंगे। तो ऐसा होता है क्या? जब सत्ता पक्ष के लोग साथ में हो तो सबको ऐसा लगता है कि हम सबसे बड़ा किसी को दबा सकते हैं तो गरीब लोगों को दबा सकते हैं। और इसका उदाहरण अभी धारावी हाल फिलहाल चल रहा है, क्योंकि जब हम 10 बार बात बोलने के बाद भी उनका यही एटीट्यूड है कि हम इतने लोगों को पात्र करेंगे, हम इतने लोगों को घर देंगे, जिसका आपने जिक्र किया। उन्होंने कोर्ट में भी अपने एफिडेविट में कहा है कि हम लोगों को बाहर, लेकिन लोग क्यों जाए? जब 2011 का सेंसेक्स अभी आएगा तो ऑलमोस्ट सब लोग उसमें पात्र रहने वाले लोग हैं, तो उसको आप नहीं मानते हुए आप सिर्फ 2001 तक के लोगों को कर रहे हैं। तो इसलिए बीच में हमारी बहुत लोग के साथ मीटिंग भी हुई, और हमारे लोग बाहर क्यों जाए? क्योंकि इनको बीकेसी के आजू बाजू 2-2.5 सेक्टर इनको खुद के लिए डेवलपमेंट करना है, और ये रेलवे के लैंड में हमारे लोग को पीछे भेजना है। तो ये डेवलपमेंट है किसके लिए? सरकार के लिए ज़मीन है, पर हमारे लिए हमारा घर है, हमारी ज़िंदगी की कमाई है। आप दोषिए गरीब आदमी जो गांव खेड़े से आया है, सब काम करने वाले वर्कर है वहाँ पे, और हर जात धर्म के लोग वहाँ पे हैं। और गरीब आदमी के लिए उसका घर सबसे बड़ी उसकी पूंजी होती है, क्योंकि कल बच्चों को क्या देगा वो। लेकिन सरकार को इसमें कुछ नहीं पड़ी है, क्योंकि सरकार को सपोर्ट करना है अडानी को। और ये पूरे देश में हम देख रहे हैं, आज की बात मैं धारावी की नहीं कर रही हूँ, पूरे देश में हम देख रहे हैं। और उनको सपोर्ट करने के लिए सब पॉलिसीज़ बनाई, जैसे मैंने एक आपको टीडीआर का बताया, जैसे मैंने आपको बोला कि पात्रता कम लोग करेंगे। देखिए उनके पास, केंद्र के पास, जैसे मैंने देखा हमारे यहाँ पे 4 टॉयलेट तोड़ने के लिए बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर आए थे, पुलिस के पूरी दूसरी यंत्रणा आई थी। कल अगर लोग हमारे पास भेज देंगे बड़े ऑफिसर्स को, या CFI से बाकी सब पुलिस यंत्रणा हमारे पास भेज देंगे और हमारे लोग को बाहर निकालेंगे, तो हम क्या है? ये एटीट्यूड क्यों है? आपने बोला अडानी हटा धारावी बचाओ, मैं तो कहती हूँ मोडानी हटा धारावी बचाओ। क्योंकि अडानी जी को सपोर्ट किसका है? मोदी का है। उनको भी मालूम है कि हम सरकारी यंत्रणाओं को लेके आएंगे, बड़ी पुलिस फोर्स को लेके आएंगे, वक्त आएगा तो और बड़ी फोर्स को ऊपर से लेके आएंगे और लोगों को हटा देंगे। तो जैसे मैंने कहा कि गरीब आदमी का न्याय देना, और गरीब आदमी की, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है, और देखिए उनको ऐसा लग रहा है कि ये हमारे लोग क्या करेंगे। देखिए जनता में बहुत ताकत होती है। ये 4 महीने का सवाल है, 4 महीने में अगर कुछ बदलाव आ गया तो फिर तो उनको ही ढूंढना पड़ेगा देश में। मैं तो बहुत, और देखिए जहाँ तक बात है मेरी, मैं तो लोगों के बीच में जाके बोल रही हूँ अभी कि कल अगर वक्त आएगा, आपके पात्रता के लिए झगड़ा करना पड़ेगा तो आपको उतरना पड़ेगा, ये आपका घर है। आज डर के बैठ जाओगे तो कल पछताओगे। तो हमारी लड़ाई जारी है, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। मेरा खुद का रिलेशनशिप सबके साथ बहुत अलग है। मैं ज़मीन पे तो जाती हूँ, लेकिन मैं इस मामले में असेंबली में भी बहुत सवाल उठा रही हूँ। मुझे एक ही चीज़ इसमें पसंद नहीं आई। देखो ग्लोबल टेंडर हमारी मांग थी, सब हमारी इच्छा थी। मुझे एक ही चीज़ पसंद नहीं आई कि एक आदमी को मुंबई का किंग बनाने के लिए और एक आदमी को सपोर्ट करने के लिए आपने लाखों लोगों की जिंदगियाँ उसके हाथ में दे दी, जिसका खुद का भविष्य खुद को पता नहीं है कि क्या होने वाला है। एक फाइनेंशियल रिपोर्ट आ गई है, शायद अगले दिनों में कुछ और आ जाएगी, तो उसमें और कुछ चीज़ें आएंगी। जैसा आप सबको मालूम है कि शेल कंपनियों के माध्यम से फॉरेन में पैसा जाता है, उसमें से शेयर फुगाए जाते हैं, उसमें से ये टेंडर लिए जाते हैं। जिस दिन ये फूटेंगे उस दिन हमारी जनता का क्या होगा? तो मेरा विनंती आपके माध्यम से देश के प्राइम मिनिस्टर को और राज्य के मुख्यमंत्री साहब, तो उनके हाथों में सबसे बुरी बात क्या है मालूम है? जब हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को माननीय सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आया और वो जो मिलने गए फैमिली के साथ देश के प्राइम मिनिस्टर के पास, देश के प्राइम मिनिस्टर ने किसान के बारे में नहीं पूछा, महिलाओं के बारे में नहीं पूछा, मुंबई के बारे में नहीं पूछा, और ना धारावी के जनता के बारे में पूछा। देश के प्राइम मिनिस्टर हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को बोला धारावी का विकास त्वरित होना चाहिए। तो आप समझ सकते हो, जब त्वरित होना चाहिए, मैंने नहीं बोला है, ये हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जब राज्य में आए तब उन्होंने ट्वीट किया कि देश के प्राइम मिनिस्टर से आज मुलाकात हुई, उन्होंने धारावी का पुनर्विकास करने के लिए त्वरित होना चाहिए ये मुझे कहा है, और धारावी का विकास पुनर्विकास जल्दी होगा। हमारे कारपोरेटर को छीनने का काम हो रहा है, उनको फंड मिलता है लेकिन स्थानीय MLA को नहीं मिलता है, क्योंकि ये लड़ाई जब आएगी, ये हक की लड़ाई है, ये लड़ाई किस घर की है और हमारे लोगों की है, तो हम उनके साथ रहेंगे।